रेट ऑफ डूइंग वर्क, वेरी गुड। देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, जो भी साउंड हो आपके आसपास बिल्कुल साइलेंट रहिए। तो हाँ, शुभी श्रीवास्तव बताइए। हाँ, तुम पहली बार जुड़ रही हो क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी क्या? तुम्हारे घर में किसी को कि तुमको? ओहो, चले चले कोई बात नहीं, भगवान शांति दे। तो चलिए आप भी समझने का प्रयास कीजिए। नोट्स तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज ही रखा है सारा, तो नोट्स पूरा करिए। बोले। नहीं तो ये इसमें इस जो ये टीचमेंट ऐप है, इस पे सारे वीडियोस लोड हैं, यूट्यूब पर भी लोड हैं, जहाँ से आप पढ़ना चाहें वहां से आप पढ़ लीजिए, और जो दिक्कतें हों उसको नोट करते रहिए। चलिए कोई बात नहीं, जो नियति को मंजूर था वही हुआ, अब आप आगे परिश्रम कीजिए, ट्राई योर बेस्ट। तो ये वर्क की डेफिनेशन हो गई थी। एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, अर्पिता सिंह आप बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? नहीं आवाज सुनाई पड़ रही है। सारिका मौर्य आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो। हम्म, किसी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ अर्पिता बताइए। डिफाइन, हाँ डिफाइन एनर्जी। वेरी गुड। अब चलिए सब लोग हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as rate of doing electrical work. It is defined as rate of doing electrical work. That is, that is heat energy produced. That is heat energy produced per unit time. That is heat energy produced per unit time in any electrical circuit. That is heat energy produced per unit time in any electrical circuit is known as electric power. Is known as electric power. It is denoted by P. It is denoted by P, and it is denoted by P, and it is a scalar quantity. It is denoted by P, and it is a scalar quantity. हाँ सृष्टि पांडे पढ़िए, क्या लिखवाया है? गुड। चलिए अब इसको समझा जाए, सारे इसमें थ्योरी क्या है। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपको अभी समझाया मैंने, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कैसे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं पावर का। दैट इज हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। पी फार्मूला ई बाई टी। अब ई के ये तीन फार्मूले बताए थे, तो ये पहला फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी,
तीसरा फार्मूला VIT। तो बारी बारी से पुट करेंगे। पहला तो ये I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो पहला फार्मूला हो गया P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो P हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R और डिवाइड बाई T, T से T कैंसिल, तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। अब तीसरा फार्मूला रखेंगे P VIT डिवाइड बाई T, तो ये तीसरा फार्मूला हो गया P इक्वल टू VI। तो ये आज पावर का मेन फार्मूला E/T। इस फार्मूले में ये E जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वी पुट these values. First we put I square RT, then we put V square by R into T, then VIT. Then we will get these three formulas. That is P equal to I square R, P equal to V square by R and P equal to VI. तो इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल है। यूनिट यहाँ से देखते हैं, एनर्जी की यूनिट है जूल और टाइम की यूनिट है सेकेंड। दैट इज व्हाट, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड से क्या हो गया, ये होती है वॉट। तो यूनिट इज वॉट। अब इसकी बड़ी यूनिट है, जैसे 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट, 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट। एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP, दैट इज 746 वाट। तो ये सब फार्मूले एक इसी में, जो घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, कितने यूनिट हमारे खर्च हो गए। तो ये यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट। 10th में तो है ये चीज, इसलिए मैं आज बेसिक से पूछ रहा हूँ। तो लिखिए, हाँ कोई बता रहा है, बताए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट। ठीक 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 ठीक। आवाज साफ सुनाई पड़ रही है ना सब लोगों को। क्योंकि मौसम खराब है, हो सकता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, कुछ जगह पे ये इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं करेगा। तो हेडिंग डालिए अब आप लोग, यूनिट। इट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। इट इज द इलेक्ट्रिकल या टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। इसको कहते हैं, देखिए, 1 यूनिट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। 1 किलोवाट आवर भी इसे बोलते हैं। किलो मतलब 10 टू द पावर 3 घंटा, आवर मीन्स आवर। तो ये 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये इस तरह का पूरा फार्मूला हो गया। ये सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 6 36, 3 4 5 10 टू द पावर 5। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आपका हो गया जूल। मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 यूनिट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर। किलो मतलब 10 टू द पावर 3, आवर मीन्स 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो सेकंड है, इसलिए इस आवर को सेकंड में चेंज करना जरूरी है। पूरा सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
चलिए, अब लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये तो एक बार और डिस्कस किया था, आज भी फिर डिस्कस कर ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो तरह के होते हैं, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का क्या तरीका है बताइए? एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड, सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज। तो ये देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इस तरह से, ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, ये तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। इसे आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी से जोड़ा, तो देखिए आई करंट, तो सब में सेम करंट है, लेकिन इस पहले वाले पे वोल्टेज V1, दूसरे वाले पे वोल्टेज V2, तीसरे वाले पे वोल्टेज V3। तो ये इसकी पहचान हो गई, सेम करंट। अच्छा बेटा, हाँ अब आ जाएगा। यो मैंने कहा ना, आज बारिश हो रही है इधर, जहां आप लोग भी होंगे आपके मोहल्ले में भी बारिश हो रही होगी। सेम करंट एंड डिफरेंट पोटेंशियल। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? उससे समझिए, सेम करंट एंड डिफरेंट पोटेंशियल। फार्मूला आपने पढ़ा है 10th में, R1 प्लस R2 प्लस R3। डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ न्यूमेरिकल है। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। सारे पॉइंट एक जगह जोड़ देंगे और ये दूसरे सारे पॉइंट एक जगह जोड़ देंगे। इसे अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो सब पे वोल्टेज V, करंट यहाँ डिफरेंट हो जाएगी, I1 I2, ये I3, करंट I पास होगी, फिर तीनों मिल जाएंगे करंट I। तो इसकी पहचान है सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट, सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट। और ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 10th में, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से n करंट होंगे तो n फार्मूले हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आप लोगों ने कैपेसिटेंस में पढ़ा है, कैपेसिटेंस में आप लोगों ने पढ़ा है, सीरीज पैरेलल पढ़ा है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आया है तो वो दोनों को मिला के आया है, मतलब आधे आधे पार्ट में सीरीज है या कहीं पैरेलल है, कहीं पैरेलल सीरीज दोनों मिक्स है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करते समय आपको छांट लेना है कि कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। और पहचानने का तरीका वही है कि जहाँ पे सेम करंट और डिफरेंट वोल्टेज है वो सीरीज है, और जहाँ पे सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट है वो पैरेलल है। अब आज जितना डिस्कस हुआ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हाँ पूछिए, जिसको जो कुछ भी दिक्कत आ रही हो। आज जो पढ़ाया पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं, वो कॉम्बिनेशन नहीं देगा, वो कुछ और चीज पूछ लेगा फिर। उसमें करंट पूछ सकता है टोटल। अब वो अल्टरनेटिंग करंट आपका एक चैप्टर है 7th, उसमें तब इम्पिडेंस पूछेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। अभी फिलहाल चैप्टर 3 तक जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैपेसिटेंस अलग आएगा, रेजिस्टेंस अलग आएगा। लेकिन जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे तो मिक्स कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्लियर हो गया? समृद्धि पूछे। हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाँ
क्वेश्चन में, हाँ हाँ, जी हाँ, इसका जवाब ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जिन दो पॉइंटों के पूछ बीच में पूछा जा रहा है, ए और बी या पी और क्यू, कुछ भी दो पॉइंट होंगे, उन दोनों पॉइंटों के बीच में आप एक इमेजिनरी बैटरी लगा दीजिए, और बैटरी में हमेशा करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अब आप जब करंट ले जाएंगे, तो अगर डिफरेंट ब्रांचेज आ रही हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेज आ रही हैं तो सब में डिफरेंट करंट फ्लो होंगी, सब में आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि ऐसे कौन से रेजिस्टेंस हैं जिसमें सेम करंट है, तो जहां सेम करंट है वो सीरीज में है, और ऐसे कौन से रेजिस्टेंस हैं जो सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। सेम पॉइंट के बीच में जुड़े होने का मतलब होता है कि वहां पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो अगर 2 या 3 या 4 या 10 कई सारे रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में जुड़े रहते हैं, तो वो पैरेलल माने जाते हैं, और अगर सेम करंट है तो वो सीरीज माने जाते हैं। और इस चीज का अभ्यास तुरंत नहीं आता है, ये जैसे मैथ वाले जो बच्चे होंगे आप लोगों में बैठे हुए, तो जैसे अभ्यास सवाल करते करते प्रैक्टिस होते होते आती है। तो जब तो सवाल जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और कोई बात? अच्छा अच्छा, और किसी का कोई डाउट हो तो नहीं तो अगली टॉपिक शुरू की जाए। चलिए। हाँ संचिता, क्या पूछ रही हैं, बोलिए। हाँ पूछे, आवाज थोड़ी सी नहीं आ पा रही है मेरे पास। हाँ हाँ, बोलिए। अगर आपकी आवाज ना आ रही हो या मेरी आवाज आपको ना सुनाई पड़ रही हो, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अपनी प्रॉब्लम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर उसका जवाब दे दिया जाएगा। हाँ बोले, बोलने की कोशिश तो करें। हेलो। सावधान सब लोग, ऐसा तो नहीं कि छोड़ के सब लोग चले गए हों। सावधान। हाँ बोलिए। चलिए, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब लिखिए सेल्स, CELLS, सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स। केमिस्ट्री में जरूर चर्चा हुई होगी कहीं पर, प्राइमरी सेल, इलेक्ट्रिक सेल, सॉरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फिर डेनियल सेल, प्राइमरी में लेक्लॉन्ची सेल, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है जो इन्वर्टर की में यहाँ बैटरी होती है। तो पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द सेल? कोई बताइए। हम्म व्हाट इज द सेल? केमिस्ट्री में पढ़ रही हो ना, सेल पढ़ा होगा पहले, या पहली बार नाम सुना है अभी सेल? हाँ तो बताइए, व्हाट इज सेल? हाँ बोलिए। इसमें क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बोले जाने का क्या मतलब है? और कोई बताओ। हाँ बताइए। ऐसे साइलेंट मत हुआ करिए, क्लास चल रही है, कोई वो फिल्म नहीं चल रही है जो आप लोग साइलेंट हो जाते हैं। गलत सही बोलिए, क्लास में अगर गलत सही नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे कहाँ पर? कोई और सिखाए। हाँ, मेटल रॉड, गुड। तो एक वर्ड भी सर ने बताया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये बताया है कि नहीं बताया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? बताएं।
अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, ठीक। तब फिर ठीक है, तो लिखिए सब लोग, सेल लिखिए। सेल लिखिए, ए सेल इज ए डिवाइस, ए सेल इज ए डिवाइस which converts which converts chemical energy of a substance, chemical energy of a substance into electrical energy. तो क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिस सब्सटेंस की केमिकल एनर्जी बदली जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नोट में लिखिएगा, द सब्सटेंस whose chemical energy is converted, the substance whose chemical energy is converted is known as electrolyte. Generally, this electrolyte is a generally this electrolyte is a solution of a compound containing electrovalent bond. Containing electrovalent bond. बॉन्ड तीन तरीके से बनते हैं ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब जिसमें दैट बॉन्ड विच इज जनरेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, and it contains and it contains electrovalent bond. आकृति मिश्रा, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास? तो बताइए क्या बोला गया है। वेरी गुड। अब अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों लेना जरूरी है, या उससे कोई ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नहीं ले सकते, या हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं ले सकते, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं ले सकते। तो क्या फायदा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड को लेने का? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड लेने का फायदा यही है कि जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो हमें उस सोल्यूशन में आयंस ज्यादा मिल जाते हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और आपको जब क्लास शुरू किया था तो ये बताया था कि जब भी कोई सोल्यूशन होता है तो उसमें मोमेंट ऑफ आयंस जब होगा तभी उसमें करंट जनरेट होगी, जब तक मोमेंट ऑफ आयंस नहीं होता है तब तक कोई करंट जनरेट नहीं होती है। इसलिए ऐसे ही कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है जिससे आयंस आसानी से मिल पाए, और आयंस हमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड से मिलेंगे, कोऑर्डिनेट या हाइड्रोजन या कोवैलेंट किसी से उतने हमें आयंस नहीं प्राप्त होते। अब सेल का जो सिंबल है, देखिए हमेशा सेल का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, ये एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, इस तरह से। ये जो बड़ी डंडी है ये पॉजिटिव टर्मिनल बोली जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो छोटी डंडी है ये बोली जाती है नेगेटिव टर्मिनल।
اور ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ فلوز فرام پازیٹیو ٹرمینل ٹو نیگیٹو ٹرمینل. یہ اس طرح سے پازیٹیو سے آئے گی نیگیٹو پہ جائے گی. تو یہ ایک سیل کا نوٹیشن ہے. اب اس سیل میں ہوتا کیا ہے دیکھیے، جو بھی سیل ہو، جتنے بھی سیل، آپ وہ بیسک اسٹرکچر، یہ گلاس کا کوئی پاٹ ہوگا بیکر ٹائپ کا، اس میں یہ سلوشن بھریں گے ہم لوگ. الیکٹرولائٹ میں جیسے H2SO4 یوز کر سکتے ہیں، HCl یوز کر سکتے ہیں، مطلب اسٹرانگ ایسڈ. اور اس میں 2 پلیٹ لگاتے ہیں. یہ دونوں پلیٹ میٹیلک ہوتی ہیں، A اور B. A and B are metallic plates. اور انہیں ہی ہم لوگ بولتے ہیں الیکٹروڈس. ابھی جیسا اس ایکشن چلتا ہے، مطلب سیل ایکشن، مطلب جب کرنٹ فلو ہوتی ہے تو ایک پازیٹیو ٹرمینل، ایک نیگیٹو ٹرمینل، ایک کیتھوڈ اور دوسرا اینوڈ، اس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں. تو یہ سیل کا بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے کیا بات ہے، یہ دونوں الیکٹروڈ کے بیچ میں کوئی بھی وائر نہیں جوڑا ہوا ہے، تو یہ کہلاتی ہے اوپن سرکٹ کنڈیشن. اوپن سرکٹ کنڈیشن. اور اگر اسی طرح سے اس کے بیچ میں 2 وائر جوڑ دیں تو یہ کہلائے گی کلوزڈ سرکٹ کنڈیشن. تو بیسک اسٹرکچر کنٹین اے پاٹ. پاٹ کیا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کیمسٹری لیب میں دیکھا ہوگا، پلاسٹک کے بھی آج کل آنے لگے. بیکر بھی یوز کر سکتے ہیں، سیل بھی یوز کر سکتے ہیں. الیکٹرولائٹ یوز کریں گے. اسٹرانگ ایسڈ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ہونے چاہیے جہاں سے آئنس ہمیں زیادہ ملیں. یہ 2 میٹیلک پلیٹ لگا دیتے ہیں، انہیں کو ہم لوگ بولتے ہیں الیکٹروڈ. اگر کوئی وائر نہیں ہے تو یہ اوپن سرکٹ کنڈیشن ہے. اگر وائر سے جوڑ دیا تو یہ کلوز سرکٹ کنڈیشن ہے. تو اتنا سیل کا اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا. اب آپ لوگ یہ کلیئر ہو گئے کہ اوپن سرکٹ کنڈیشن اور کلوز سرکٹ کنڈیشن کیا کیا ہیں. بولیں. ہاں، شیوانی پانڈے سن رہی ہے میری آواز؟ نہیں. شرییا مشرا. چلو، خوشی ترپاٹھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا پورا؟ تو بتائیے اوپن سرکٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں، بنا وائر نہیں، دونوں پلیٹوں کو جوڑا ہی نہیں جاتا ہے. صرف الیکٹرولائٹ میں دونوں پلیٹ آپ نے ڈبو دیا لا کے. ٹھیک ہے، یہ کہلاتی ہے اوپن سرکٹ کنڈیشن. اور جب ذرا اپنا مائک آف کر لیجئے. ہاں، جب دونوں پلیٹوں کو تار سے جو کسی وائر سے جوڑ دیں گے تو وہ کہلائے گی کلوزڈ سرکٹ کنڈیشن. اب اگلی ہیڈنگ لکھے الیکٹرو موٹیو فورس. اوپن سرکٹ کنڈیشن میں یہ کس نے کہا آپ سے کرنٹ فلو ہوتا ہے؟ کوئی کرنٹ نہیں فلو ہوتا. جب تک تار نہیں جوڑیں گے تب تک کرنٹ نہیں فلو ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ ہاں.
बोलिए, सुन रहे हैं, बोले। हाँ, बिल्कुल हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उस वायर जो है वो कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो फ्लो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से टकराएंगे, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, तो इसी से वो वायर गर्म हो जाता है और इस वजह से एनर्जी लॉस होती है। जैसे सिंपल क्या होता है, टॉर्च हर घरों में पहले यूज होती थी, अब तो टॉर्च भी हट गई है। टॉर्च में क्या होते थे, दो बाजार से बड़े बड़े सेल ले आते थे, डाला रात भर, जगह जब भी अंधेरा हो इस्तेमाल किया, तो वो धीरे धीरे क्या होता था, टॉर्च धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती थी, मतलब सेल की देहाती भाषा में सुना होगा कि बैटरी खत्म हो गई, ये सुना होगा ना। हाँ, तो वो बैटरी खत्म होने का मतलब है उस सेल की एनर्जी क्या धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। कुछ पार्ट तो लाइट में जनरेट हो जा रहा है और कुछ पार्ट वही जो वो सेल गर्म हो जाता है उसमें हो जा रहा है। और कोई क्वेश्चन है? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अब देखिए, हो सकता है ये आज का आखिरी क्लास हो। और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितना आपका, किस कैटेगरी का आपका इलेक्ट्रोलाइट है और कैसा वायर है। मतलब बहुत पतला वायर ले लीजिए तो वायर टूट भी सकता है। जैसे इन्वर्टर देखा है कभी? अरे देखा क्या है, देखा ही होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर में जब बैटरी से तार जोड़े जाते हैं तो कभी कभी जब पुराना हो जाता है इन्वर्टर 2 महीने 3 महीने बाद, तो वो कुछ घरों में बैटरी से तार टूट जाता है, तो फिर आप मैकेनिक बुलाते हैं, वो फिर वो जोड़ता है। तो इसीलिए वो तार इसीलिए टूटता है क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि वो संबंध, मतलब तार टूट जाता है। और कुछ? बोले। नो प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। देखिए, शुरुआत तो बड़ी जोरदार होती है क्लास की, 60 65 जुड़े, और जब खत्म होने वाला होता 30 28 29। ये क्लास किसके लिए है? मेरे लिए थोड़ी है क्लास। ऐसे ही मैं इस केमिस्ट्री वाले सर से बात कर रहा था तो वो भी यही बता रहे थे कि ट्वेल्थ का यही हाल चाल चल रहा है कि जब जब क्लास शुरू होती तो 50 55, और जब खत्म होती तो 20 22। ये देखिए, कोविड पीरियड चल रहा है, ये है ना कि समय का सदुपयोग करिए करिए। अब ये नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं क्लासेस चल रही है, वर्चुअली तो सब कुछ चल रहा है। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, देखिए समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स को होगी और किसी को नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड तो किसी तरीके से पास ही कर देगा सब कुछ, ऐसा माहौल चल रहा है, तो उस पास होने से फायदा क्या है? मैं छोटे बच्चों को बताऊं, 1947 उसने लिखा था, 7 उल्टा बना दिया था। कह रहा था आचार्य जी मैं तो भूल गया 7 बनाना ही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आत्म मंथन, आपका मूल्यांकन हमेशा दूसरे लोग करते हैं। आप हमेशा पढ़ते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट में कितने लोग 20 में 20 पाए हैं? हेलो, 4 लोग पाए हैं। 4 लोग पाए हैं पूरे क्लास में, प्रेजेंट थी 113 की। 18 19 15 30 13 12 फेल भी है। रिजल्ट देखे, डिस्प्ले है बोर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप पे फेल भी लोग हैं। अब ओपन बुक सिस्टम है, ऑनलाइन की कोई वैलिडिटी नहीं मानते, क्योंकि मोबाइल ऐसे चल रहा है, बगल में किताब खुली है, आप जो चाहे वो करें। ऐसे एटमॉस्फेयर में आप लोग, जो लोग फेल हो जा रहे हैं या जिन लोगों के 15 से कम नंबर हैं, वो थोड़े विचार करें कि वो कर क्या रहे हैं।
हर समय सीखिए, ये किसी का कोरम पूरा करने के लिए मत करिए, आप अपने टैलेंट को सुधारने के लिए, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। 720 में 720 नंबर नीट पाने पे बच्चा टॉप कर रहा है। ये सब चीजें ध्यान के विचारणीय बिंदु हैं। ठीक है, फिर 20 परसों अगर क्लास चलती है तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो ये हो सकता हो ये आज ये आखिरी क्लास हो। ओके, थैंक यू।